हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर मोशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लगा लिए हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना है। तो अगर अभी तक आपने 1 to 6 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहले क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है, वो 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप करी जा रही है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल करेगी, क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज़ हम फेंकेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता रहेगा और वो एक्सेलरेशन से एक बढ़ती रहेगी, जो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, जो कि आपकी जी की वैल्यू भी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब जब वो नीचे आके टकराएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही होगी, तो नीचे आते आते उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी अगर कोई भी चीज़ हम 20 मीटर ऊपर से फेंकते हैं। ठीक है, आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। हमें दोनों चीज़ें बतानी हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो कितने टाइम के बाद स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के ऊपर। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें सिंपली समझ में आ रहा है वेलोसिटी और टाइम निकालना है, तो हमें दो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ेंगी। तो देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में बच्चों हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है देखते हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10-20 मीटर। तो बच्चों आपको सीधे हाइट दिख रही होगी 20 मीटर बच्चों, बट हमें यहाँ पे उससे पहले भी एक चीज़ देखनी है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। इस क्वेश्चन में भी एक डाटा गिवन है। वो क्या है कि हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो छोड़ा जा रहा है मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। मतलब पहले तो उसकी कुछ वेलोसिटी नहीं होगी ना, वो तो हाथ में होगी, तो रेस्ट पे होगी बॉल। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, और फिर हाइट आपको 20 मीटर मतलब s जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो नीचे आते आते 20 मीटर ट्रेवल करेगा। एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये तीन चीज़ें दी गई हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर देखें तो यहाँ पे बच्चों हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as में। तो यहाँ पे हमें v निकल आएगा, क्योंकि v ही हमें निकालना है। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब बच्चों बात आती है वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, अब बात आती है टाइम की। टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकाल लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और वहां से हम t की वैल्यू चाहे तो आप वैसे ही सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और t की जगह पे t को ही रख दीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप तब भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले में पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, तो यहाँ भी कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, बस इसको इधर उधर भेज के t की वैल्यू निकाल ली है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करी है, हम कैसे समझेंगे? तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको कई बार पहले भी दे चुका हूँ और फिर से अभी दे रहा हूँ कि जितने डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे वो हम देखेंगे कि हम कहाँ पे पुट करके कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूँ आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मुझे टाइम निकाल के दिखा दीजिए, अब आप कहेंगे सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी तो कहीं आता ही नहीं है। तो टी नहीं आता तो बच्चों हम टी कहाँ से निकाल लेंगे? तो हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन में टी आता है। तो फर्स्ट और सेकेंड में टी आता है। अब सेकंड में थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, तो हमने फर्स्ट पुट कर लिया क्योंकि फर्स्ट बहुत इजी होती है। हमें इजीनेस और सारी वैल्यूज आ जाए, हमें वो वैल्यूज रखनी है, मतलब हमें कंफर्ट के हिसाब से तीनों इक्वेशंस को रखना है अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, कोई भी आपको कंपल्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट यूज़ करनी है, सेकंड यूज़ करनी है या थर्ड ही यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर 8.12। इस फिगर में 8.12 में आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कार चल रही है। कार
मतलब कार की इधर साइड आपको स्पीड दी गई है और ये टाइम दिया गया है। इसको हम वीटी ग्राफ या एसटी ग्राफ भी बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल कर रही है, आपको ये फाइंड करना है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। हमें वो एरिया भी शेड करना है। तो बच्चों एरिया शेड ऑलरेडी आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लेकिन जब कॉपी पे ड्रॉ करिएगा तो ग्राफ या ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करिएगा तो इसको पेंसिल से शेड कर दीजिएगा। कहाँ तक का एरिया, टाइम जहाँ पे 4 सेकेंड की लाइन है, इस लाइन तक के पहले का एरिया। अब हम एरिया से क्या करेंगे, ये एरिया क्यों शेड करवा रहा है, क्योंकि बच्चों आपको हिंट दे रहा है क्वेश्चन में। क्या हिंट दिया है, क्योंकि हमें पता है जब भी एसटी या वीटी ग्राफ हमारे सामने होता है उसमें जितना भी एरिया अंडर द कर्व होता है वही हमारा डिस्टेंस होता है। और हमसे पूछ भी रहा है फाइंड हाउ फार, तो फार का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ही पूछ रहा है और हमें एरिया भी शेड करवा रहा है, तो हमें यही एरिया निकालना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमें अगर ट्राइंगल होता, रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता तो हम एक बार को एरिया निकाल भी लेते, बट यहाँ पे तो कर्व है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम बहुत ही यूनिक टेक्निक यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही ईजी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं जिसमें कोई भी फॉर्मूला ही नहीं लगता है। बेसिक टेक्निक यूज करने वाले हैं कि अगर मैं आपको एक बॉक्स का एरिया दे दूं और सामने आपको 10 बॉक्स रख दूं और पूछूं 10 बॉक्सेस के एरिया बताइए, तो आप क्या करेंगे, उस एक बॉक्स के एरिया को 10 बॉक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आप 10 बॉक्सेस का एरिया बता देंगे मुझे। सिमिलरली यहाँ पे हम सबसे पहले एक बॉक्स का एरिया निकाल लेंगे और जितने बॉक्सेस हैं इस एरिया के अंडर उन बॉक्सेस का टोटल एरिया निकल आएगा। तो एक बॉक्स का बच्चों एरिया निकालें या सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने बाद वही है, हम एक दोनों काम ही कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ फिगर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड क्या है, द एरिया अंडर द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव the distance traveled by an object. In the given graph 56 full squared and 12 half squares comes under the area slope for द टाइम ऑफ 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड तक देखिए 56 पूरे आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी देखिए बच्चों ये ग्राफ दिया हुआ होगा। इसमें अगर आप 4 सेकेंड तक, ये 4 सेकेंड की लाइन है ना, अगर आप यहाँ तक पूरा डिस्टेंस निकालते हैं कि कितने बॉक्सेस हैं, अगर यहाँ तक आप टोटल बॉक्सेस काउंट करते हैं तो 56 टोटल बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे। अब आपके कुछ बॉक्सेस ऐसे भी होंगे जो हाफ कटे हुए होंगे, आधे आधे होंगे जो अंदर आ रहे होंगे, आप इनको काउंट करेंगे तो ये 12 बॉक्सेस मिलेंगे आपको। अब 12 बॉक्सेस आधे आधे हमने अप्रॉक्सीमेशन आधे लिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे आधा नहीं है, यहाँ पे आधा नहीं है, आप बोलेंगे, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेट सबको आधा माना है क्योंकि अब इतना माइन्यूटली तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते ना। तो हमने इनको 12 बॉक्सेस को, जो यहाँ पे आधे आधे हैं, इनको 12 बॉक्सेस को आधा लिया है। अगर 12 बॉक्सेस आधे हैं तो आधे आधे को कंबाइन करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 फुल बॉक्सेस हो गए। कैसे, क्योंकि 12 आधे आधे हैं तो 6 पूरे बॉक्सेस हम मान सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 56 + 12/2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 62 स्क्वायर्स, मतलब यहाँ पे 62 स्क्वायर्स हैं। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो बॉक्स का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। अब लेंथ एक साइड अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है इसको लेंथ मानते हैं, तो ये कितनी है, तो और ये ब्रेथ है मान लेते हैं, या कुछ भी लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। देखते हैं इससे यहाँ पे कैसे किया है, कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे 3 यूनिट्स बच्चों है, 3 बॉक्सेस है ना, 3 बॉक्सेस किसके अंडर हैं, 2 के अंडर हैं। 2 मीटर पर सेकेंड में 3 बॉक्सेस इन्होंने बनाए हैं, तो एक बॉक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2/3। और यही टाइम के अकॉर्डिंग हम निकालें, टाइम में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 सेकेंड तक 5 बॉक्सेस दिए हैं, तो एक बॉक्स का टाइम कितना हो जाएगा, 2/5। यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/5 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2/5 × 2/3, तो हमारा एरिया निकल आएगा 4/15। तो ये एक बॉक्स का एरिया निकल के आ गया 4/15, हमने 62 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास टोटल एरिया बच्चों निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो टोटल एरिया आ गया हमारे पास 16.53
मीटर। तो ये हमारा एरिया क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है, और डिस्टेंस 4 सेकेंड हो गई। अब बी पार्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा था हमसे। बी पार्ट बोल रहा था विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कौन रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी जब हो जाए, वेलोसिटी बढ़े ना या स्पीड बढ़े ना, तो हम देख सकते हैं ए से बी पॉइंट तक वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, तो ए से बी पोर्शन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंट करेगा। यही आप लिख सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। कौन कौन से जो स्टेटमेंट है नीचे, जो सिचुएशन है नीचे, वो पॉसिबल हैं और उनका एक एग्जांपल देना है आपको। ठीक है, दो ही हैं हमारे पास सिचुएशंस, दोनों सिचुएशंस को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम जीरो वेलोसिटी हो जाए किसी ऑब्जेक्ट की, फिर भी उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहे? जी बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें बॉल को ऊपर से फेंकते हैं बच्चों, उस वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, बॉल कहीं भी हो। इसी का उल्टा अगर हम लें, बॉल को अगर हम नीचे से फेंकें ऊपर की तरफ, ऊपर जाके वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है जब वो बिल्कुल टॉप पे आती है, और फिर वो नीचे आना स्टार्ट करती है। तो चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे जा रही हो, उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ ही रहता है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे से ही खींचती है ना। तो जब वो ऊपर जा रही होती है तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहता है, तभी तो बच्चों स्पीड उसकी कम होती है। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो तो ऊपर की तरफ जाते जाते उसकी वेलोसिटी और बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऊपर जाते जाते कोई भी चीज़ होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होती है और एक टाइम पे आके जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक्सेलरेशन उस पर हमेशा नीचे की तरफ को लगता रहता है, और जब वो नीचे आना स्टार्ट होती है तब उसका एक्सेलरेशन और जब बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है आपका एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन स्टिल हैव जीरो वेलोसिटी। कब? यहाँ पे तो पहला इन्होंने आंसर यस या नो में दे दिया। अब एग्जांपल देखते हैं जो कि पूछा था। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन स्पेस देन एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी बट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इज इन द परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है? तो हाँ, एक्सेलरेशन मूव नहीं करता, सॉरी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या परपेंडिकुलर हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है बच्चों। अगर हम एक सर्कुलर पाथ की बात करें तो सर्कुलर पाथ में बच्चों क्या होता है, सर्कुलर पाथ में हमेशा यही चीज़ तो होती है कि आपका अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कुछ और होगी, एक्सेलरेशन कुछ और होता है उसमें। पढ़ लेते हैं एक बार आंसर, बहुत इजी है, छोटा सा है, देखते हैं। व्हेन एन एथलीट मूव्स इन विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जबकि कोई एथलीट सर्कुलर पाथ में घूमता है, द ओनली चेंज इन वेलोसिटी, वो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज करता है। और वेलोसिटी में भी क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना हर वक्त सर्कुलर पाथ में घूमते घूमते, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन होता रहता है। हियर द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जांपल of an accelerated motion where the acceleration is always perpendicular to the direction of motion of an object at a given instant. Hence it is possible when an object moves in a circular path। बच्चों थोड़ा सा और डिस्क्राइब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे एथलीट की वेलोसिटी क्या होगी, इस तरह होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो एथलीट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगी। अगर ये किधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने अलग अलग पॉइंट के लिए, आप अलग पॉइंट पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी ले सकते हैं, कहीं पे भी वेलोसिटी ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगी। और अगर मैं सेंटर से देखूं बच्चों, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से इसकी वेलोसिटी देखूं, वेलोसिटी की लाइन को अगर मीट कराऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर बना ना, और यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करूंगा तो 90 डिग्री ही बनेगा। मतलब मैं कहीं से भी मेट कराता हूँ तो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। देखिए ये डायरेक्शन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये भी देखिए इस वाली लाइन से भी 90 डिग्री बनना है, और यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा तो भी क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है,
तो ये आपके ऑल टोटल कहीं से भी मैं सेंटर से मीट कर रहा हूँ तो हर जगह 90 डिग्री एंगल ही बन रहा है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहती है जिसकी रेडियस है आपकी 42,250 किलोमीटर। रेडियस दी हुई है आपको, ध्यान रखिएगा, डायमीटर नहीं है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उसकी स्पीड बतानी है अगर वो 24 घंटे में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बच्चों यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था v = 2πr/t। तो यहाँ पे 2πr में r की वैल्यू भी पता है और हमें टाइम भी पता है 24 आवर। यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कराने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें किलोमीटर दिया हुआ है और दिया है। तो हम यहाँ पे जो स्पीड है तो वहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर में ही बता सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने करवाया है तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस को पहले इन्होंने मीटर में चेंज कराया और टाइम को हमने सेकंड में चेंज कराया। तो हमारे पास आ गया 3073.74 मीटर पर सेकेंड। और मज़े की बात है कि उसके बाद इन्होंने उसी को किलोमीटर पर सेकंड में भी दिया है। तो आप हाँ, किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, इसको 1000 से डिवाइड करा के आप किसी में भी दे सकते हैं, किलोमीटर पर आर में, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में, इन तीनों में से किसी में भी दे सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है इसमें या लास्ट वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अच्छे से बच्चों समझते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, किसी भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने के लिए पूछते रहिए। चलिए बच्चों, फिलहाल मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।